डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन के बारे में। मिलेंगे एक सफल महिला किसान से और इसके साथ ही बात होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। ये तमाम जानकारियां आपके लिए हम 3 सेगमेंट के जरिए लेकर आएंगे। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। कृषि और पशुपालन में नई नई तकनीकें इजाद की जा रही हैं। इससे न सिर्फ आपका काम आसान बनता है, बल्कि इससे आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है। पिंजड़ा तकनीक से मत्स्य पालन एक आधुनिक तकनीक है और इस तकनीक को आजमाया जा रहा है पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा मेघालय में। बेलडांगा एक ऑक्सोबो झील है। आसपास के गांवों में रह रहे बहुत लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। 1958 से इसकी देखरेख और प्रबंधन का काम बेलडांगा बैरकपुर मछुआरा सहकारी समिति लिमिटेड के हाथों में है। घोड़ी की नाल के आकार वाली इस झील का फैलाव मानसून के दौरान 62 हेक्टेयर तक हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इसकी प्रकृति बहुत ज्यादा सुपोषी है, जिसकी वजह से बरसात के दौरान इसमें ढेर सारे जलीय पौधे उगाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैरकपुर स्थित मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने पेन कल्चर टेक्नोलॉजी यानी घेरा संस्कृति को अपनाया। मछली पालन की इस विधि से आसपास के गांवों में मौजूद मछुआरों की आजीविका में सुधार होने वाला था। इस काम के लिए सिफरी ने W3 परियोजना और अनुसूचित जाति उप योजना का सहारा लिया और पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आर्द्र भूमि प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। संस्थान ने 2019 में बेलडांगा झील को अपनाया। बेसलाइन आंकड़ों को इकट्ठा करने और शुरुआती हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद संस्थान ने 0.1 हेक्टेयर वाले करीब 5 सिफरी पेन HDPE यानी घेरों का निर्माण किया। इनमें भारतीय प्रमुख कार्प्स के उन्नत बच्चों को जमा किया गया, जबकि ग्रास कार्प के बच्चों को अलग घेरे में इकट्ठा किया गया। इन घेरों में मछलियों को वैज्ञानिक रूप से आहार दिया जाता है और वैज्ञानिक रूप से ही उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। 3 महीने बाद मछली के बच्चों को झील में छोड़ा गया। संस्थान ने मछुआरा सहकारी समिति को मछली बीज, आहार, बांस से बनी हुई एक तरह की नाव की जानकारी दी। 2020 में करीब 28,307 किलो मछलियों का उत्पादन हुआ और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 629 किलो रही। इस तरह मछुआरों की आय में लगभग 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बेहतर उत्पादन के बाद स्थानीय मछुआरों ने इन सीटू बीज पालन के लिए उसी झील में 2 और कलमें तैयार की, जबकि बेलडांगा सोसाइटी के लोगों की सक्रिय भागीदारी से उन्नत मछली के बच्चों वाली 7 कलमों का संग्रहण किया गया। 2021 की पहली तिमाही में सोसाइटी ने 6,190 किलो की उपज ली। ये उपज पिछले साल की तिमाही के उत्पादन की तुलना में 27.6% ज्यादा थी। हालांकि कोविड-19 की वजह से मछली पकड़ने की गतिविधियां कम कर दी गई है। इसके बावजूद उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्पादन में ये बढ़ोतरी झील आश्रित मछुआरा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
इस समुदाय के बारे में अध्ययन करने पर ये पाया गया है कि बेलडांगा से सटे गांवों में प्रति व्यक्ति मछली की खपत औसतन 53 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस तरह सिफरी की कोशिशें कमजोर मछुआरा समुदाय के लिए आशा की किरण लेकर आई है। साथ ही अच्छी कमाई से मछुआरों का पलायन कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सिफरी की टीम स्थायी आर्द्र भूमि प्रबंधन के लिए पुरुष और महिला दोनों तरह के मछुआरों को जुटाने की कोशिश कर रही है। इससे आर्द्र भूमि पर निर्भर समुदाय को आजीविका और पोषण सुरक्षा मिलेगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। तो आइए आज के कृषि कैलेंडर में जानते हैं अगस्त माह में किए जाने वाले गाजर की खेती के बारे में। अगस्त माह में किसान गाजर की बुआई कर सकते हैं। खेत को बिजाई से पहले भली प्रकार से समतल कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद खेत में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिला दें। खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर जुताई करते समय डालनी चाहिए। गाजर की फसल को 5 से 6 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अगर खेत में बिजाई करते समय नमी कम हो तो पहली सिंचाई बिजाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। बाद की आवश्यकता अनुसार हर 15 से 20 दिन के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। गाजर की देर से खुदाई करने से गाजर की पौष्टिक गुणवत्ता कम हो जाती है। गाजर फीकी और कपासिया हो जाती है तथा भार भी कम हो जाता है। इसीलिए पककर तैयार होते ही गाजर की खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। तो ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक सफल महिला किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
कड़ी मेहनत और लगन के बल पर अगर इंसान चाहे तो मुश्किलों का सामना कर सकता है और अपनी अलग पहचान बना सकता है। और कुछ ऐसा ही किया है आज की हमारी प्रगतिशील महिला किसान अमरजीत कौर ने। इन्होंने अपने परिवार का साथ निभाने के लिए खेती को अपनाया और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई कदम उठाए। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कहानी। अमरजीत कौर अधोई गांव अंबाला हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती हैं, फिर काटकर खुद मंडी में बेच कर आती हैं। पिता के अचानक बीमार होने और बड़े भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा। 28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया है। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और बड़े भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई हैं कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं। वो खेत संभालती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालती हैं, वह खाना बनाती हैं। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत हैं, जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती हैं। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती हैं। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती हैं। वो नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती हैं। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती हैं। अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मिल व मंडी में भी जाती हैं। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनकी दिखाई राह पर चलती हैं। सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि जगत से जुड़ी और हलचलों के बारे में हम लेकर आएंगे जानकारी अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कृषि जगत से जुड़ी कुछ और गतिविधियों के बारे में बताएं आपको हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। मूली की खेती करना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये कम समय में अच्छा मुनाफा दिला सकती है। मूली की खेती के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे किस्मों का चुनाव किस तरह से करें और किस तरह से खेती करें। इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। मूली एक प्रमुख जड़दार सब्जी फसल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मूली में अनेकों किस्मों का विकास किया गया है। पूसा चेतकी और पूसा मृदुला, ये दो ऐसी किस्में हैं जो बहुत व्यापक रूप से अपनाई जा सकती हैं। पूसा चेतकी एक कम समय में तैयार होने वाली किस्म है और इसके पत्ते एक समान रूप से हरे और बिना कटे हुए होते हैं और इसके पत्तों का इस्तेमाल भाजी के रूप में किया जा सकता है। यह किस्म 35 से 40 दिन में बिजाई के बाद तैयार हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी स्टम्पी होती हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। दूसरी जो किस्म है हमारी वो है पूसा मृदुला। आप देखते हैं कि मूली हमेशा लंबे आकार की होती हैं, लेकिन मूली की यह किस्म गोल आकार की लाल रंग लिए होती है और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। इसके तैयार होने का जो समय है वो 28 से 32 दिन में बिजाई के बाद जड़ों की खुदाई प्रारंभ की जा सकती है। जो शहरी क्षेत्रों में किचन गार्डनिंग में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। पूसा चेतकी की बिजाई किसान भाई 15 जुलाई से आरंभ करके 15 सितंबर तक इसकी बिजाई अपने खेतों में कर सकते हैं। मृदुला को किसान भाई 20 अगस्त से शुरू करके उसको जो है नवंबर के मध्य तक लगाया जा सकता है। मूली जैसा कि आप जानते हैं ये जड़दार फसल है और इसके बढ़वार के लिए बलुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो मेड़ों के ऊपर इनकी बिजाई करनी है और बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगेती बुआई की मूली में या सरसों में अक्सर बरगड़ा एक कीड़ा होता है जिसका प्रकोप होता है, जो पत्तियों के ऊपर रस चूसकर सफेद सफेद धब्बे बना देता है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि बीज को बुआई के साथ से पहले गाउचो या कॉन्फिडोर से उपचारित किया जा सकता है और उसके लिए बीज की दवा की जो मात्रा है वो 4 से 5 मिलीलीटर दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से इसमें मिलाई जा सकती है। और ऐसे खेतों में बुआई करनी है जिसमें जल भराव की स्थिति ना आती हो, जल निकास की व्यवस्था हो, तो इसमें मेड़ों के ऊपर बिजाई करनी। मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। अगर आप ट्रैक्टर के माध्यम से मेड़ बनाते हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे या 75 सेंटीमीटर की दूरी पे यांत्रिक तरीके से मेड़ों का निर्माण किया जा सकता है और उस पर बिजाई हाथ से एक एक बीज को हम मेड़ की चोटी के ऊपर बुआने की सिफारिश करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। बुआई करने के बाद किसान भाई अपने तुरंत बाद उसमें पेंडामेथिलीन नामक हमारा एक खरपतवार नाशी है जिसकी संस्तुति हम करते हैं, उसमें 3 से 4 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय या मिट्टी चमनाने के समय इन फसलों में दिया जा सकता है। अगर निकालने में देरी आप करते हैं तो उससे जड़ों में स्पंजी टिश्यू के निर्माण होने की संभावना रहती है। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप 35 दिन से 40 दिन के बीच में आपको जड़ों को निकालना है पूसा चेतकी के केस में, और पूसा मृदुला के केस में 32 से या 34 दिन के अंदर आपको निकालना है। इसलिए आप अगर 1 एकड़ में बुआई करते हैं तो एक साथ सारी जड़ों की बुआई ना करें, ताकि आपको 1 महीने का समय आपको जड़ों के निकालने में और विक्रय में मिल जाए। पूसा चेतकी का बीज आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीज उत्पादन इकाई या शाकीय विज्ञान संभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृदुला का भी बीज आप शाकीय संभाग या
बीज उत्पादन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे किसान भाई आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्रियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। दिनांक 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किस्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को अंतरित की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बुआई के मौसम के बारे में चर्चा की और ये उम्मीद जताई कि प्राप्त हुई राशि से किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि वाली किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के 1 साल पूरे होने का भी उल्लेख किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, भारत की स्थिति को निर्धारित करने में हमारी कृषि और हमारे किसानों की बड़ी भूमिका होगी। ये समय भारत की कृषि को नई चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए दिशा देने का है। उन्होंने बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप भारतीय कृषि में बदलाव लाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन के लिए किसानों की सराहना की और इस कठिन घड़ी में किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को रेखांकित किया। सरकार ने बीजों, उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित की। यूरिया इस पूरी अवधि में उपलब्ध रहा और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतें कई गुना बढ़ गई, तो सरकार ने तुरंत उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की ताकि किसानों को उसका बोझ महसूस न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे खरीफ या रबी का सीजन रहा हो, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे करीब 1,70,000 करोड़ रुपए सीधे चावल का उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में पहुंचे हैं और करीब 85,000 करोड़ रुपए सीधे गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश में दालों के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जो कि बेहद ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के रूप में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम मिशन के जरिए खाद्य तेल से जुड़ी समग्र व्यवस्था में 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बेहतरीन बीजों से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी सुविधाएं मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कृषि नीतियों में अब छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावना के साथ पिछले कुछ वर्षों से इन छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत गंभीरता पूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए महामारी के संकट काल के दौरान छोटे किसानों को अंतरित किए गए हैं। कोरोना काल के दौरान 2 करोड़ से भी अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश छोटे किसानों को दिए गए। ऐसे ही किसान देश में स्थापित की जा रही कृषि संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और कनेक्टिविटी संबंधी बुनियादी ढांचा सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। हमारे किसान साथी आजकल खेती किसानी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और सरकार भी किसानों तक तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है। आज हम आपको ऐसे ही एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं, पूसा कृषि मोबाइल ऐप। आइए जानते हैं क्या है इस ऐप की खासियत और किसान साथी इसका किस तरह से लाभ ले सकते हैं। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है।
इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है। आइए देखते हैं हमारे ट्विटर प्लेट में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि जगत से जुड़ी हुई क्या खास जानकारी साझा की। 24 फरवरी 2020 को लॉन्च होने के बाद अब तक 90 लाख से अधिक हितग्राहियों ने किया PM किसान ऐप को डाउनलोड। इस ऐप की सहायता से किसान योजना में अपना पंजीकरण करवा उसकी स्थिति जान सकते हैं, भुगतान की स्थिति जान सकते हैं, योजना के लिए पात्रता जान सकते हैं। ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आप दोबारा हमारे YouTube चैनल से जुड़कर देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमारे टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और इसके साथ ही दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप कृषि दर्शन के तमाम एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you, कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे DD किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। झारखंड में और ख़ास तौर से कोडरमा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जात पात धर्म की राजनीति थोड़ा ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एकदम मैं बिल्कुल ना करें ये भी सही नहीं है, नकार दूं ये भी सही नहीं, कुछ हद तक तो है। लेकिन हमें लगता है कि अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपका प्रेजेंस कैसा है, आप किस तरह से लोगों के बीच जाकर लोगों के लिए आप सोचते हैं, क्षेत्र के लिए आप सोचते हैं। तो इसमें सब जाति पाति को किनारे कर देता है। और हमें लगता है कि इस लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो जात पात धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने सहयोग किया। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ DD किसान पर।
डीडी किसान।